बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार और मैं हूं महानूर मेराज। सियासत में हलचल जारी है। इस पूरे सियासी मंजरनामे के अंदर अपना पलड़ा भारी रखा जाए या फिर अपना वजन किसी और के पलड़े में रखा जाए, इस पूरे खेल में तमाम इत्तेहादी जमातें अहम समझी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम इत्तेहादी जमातें तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। सिचुएशन के मुताबिक देखा जाए, हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही किसी भी सूरत में इत्तेहादी जमातों को अपने साथ मिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, अपने साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। काफ लीग की वजारत आला मिलने की देर थी कि पार्टी के अपने अंदर टूट फूट हो गई। और एमक्यूएम की अगर हम बात करें तो वो इस टाइम विकेट की दोनों जानिब खेल रही है। जहां से भी हो मामला बेहतर तरीके से डील कर लिया जाए, एमक्यूएम का इस वक्त ये नजरिया सामने आ रहा है। अब हुकूमत एक खत की बुनियाद पर अपोजिशन को बैरूनी स्टैब्लिशमेंट या जो इस खत के अंदर जो भी चीज़ है उसका एक ही मकसद है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किसी भी तरीके से घर भेज दिया जाए। सवाल यह है कि इस खत में क्या है। अगर वाकई ही ऐसा है कि इसके अंदर कोई बैरूनी साजिश मौजूद है, कोई एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कुछ ऐसा है, तो अगर वाकई इस तरह की चीज़ें हैं तो इसको पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, इस पर संजीदगी से बात क्यों नहीं की जा रही। इस पर बात करने के लिए स्काई पर हमें ज्वाइन किया है बतूल राजपूत साहिबा ने। बतूल, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। जानना चाहूंगी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र जिन सरप्राइजेस की बात की जा रही थी गवर्नमेंट की जानिब से, उसका आवाम को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अभी तक कोई सरप्राइजेस जो ऐसे हैं वो सामने नहीं आ पा रहे। और एमक्यूएम का भी अगर हम देखें तो एमक्यूएम अभी तक सिचुएशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सरप्राइज तो 1.5 घंटा हम सबने इंतजार किया कि शायद कोई ऐसा सरप्राइज मिले जो इमरान खान को इस पॉलिटिकल टर्मोइल से निकाल सके, क्योंकि सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस ट्रम्प कार्ड की वो बात कर रहे हैं, अगर वो ट्रम्प कार्ड इतना स्ट्रांग ना हुआ कि वो नो कॉन्फिडेंस को पीछे हटा सके या वो अपना टेन्योर पूरा कर सके, इससे नीचे की बात इस वक्त एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ना कोई सियासी बड़ी शख्सियत उनको ज्वाइन करी थी जैसा समझा जा रहा था, या कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल चेंज या कहीं से सपोर्ट या कोई कॉल जो जो लोग अखज़ कर रहे थे कि शायद कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने एक लेटर सबसे शेयर किया जिसकी ऑथेंटिसिटी पे अब बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। देखें, जब भी कोई सिटिंग वजीर आजम इस तरह की कोई बात करता है कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो कि मुझे अब याद आ रहा है कि जब ये ऑपोजिशन में इनफैक्ट नहीं थे और सिर्फ अपने धरनों की सियासत कर रहे थे, उस वक्त भी इनफैक्ट वो पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो थ्रेट लेटर अब तक पड़ा हुआ है। उस वक्त भी इन्होंने ये बात कही कि इनको इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से ये कहा गया है, प्रोबेबली परवेज मुशर्रफ के दौर में, बिकॉज आई डिड हिज इंटरव्यू when I did his interview in 2014, I asked this question कि उस वक्त भी आपको लग रहा था कि आपकी जान को खतरा है, तो तब भी उन्होंने उस लेटर के बारे में कोई खास इतना बावजन जवाब नहीं दिया था। तो वो अगर आप देखें तो पीटीआई की होपफुली ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक वो लेटर पड़ा है, तो ये पीटीआई की सियासत का हिस्सा तो रहा है कि उन्होंने कंसिडर किया हो थ्रेट लेटर्स को, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन जब बात आ जाती है सबूत की और वो लेटर दिखाने की, तो तब कंफ्यूजन पैदा होती है। इन्होंने बात की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, जो लोग इन मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं या जिनका दावा है कि वो जानते हैं कि वो लेटर की बुनियाद क्या है, तो वो उसको एक केबल करार दे रहे हैं, जो कि केबल का मतलब होता है कि सिफारत खानों के एक मुल्क से दूसरे मुल्क के सिफारत खानों के दरमियान जो एक रूटीन का राब्ता है उसको केबल या डिप्लोमेटिक रवाबित कहा जाता है। और उसमें कुछ ऐसा लिखा गया है जो कि पाकिस्तानी सिफारतकार या किसी और डिप्लोमेटिक पोजीशन की तरफ से, वो बाहर से कुछ लिखा या ऐसा कुछ फीडबैक नहीं आया। इनफैक्ट जो लंदन में कुछ हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकन सोर्सेस से भी पता किया है कि अमेरिका की तरफ से तो ऐसा कोई लेटर नहीं कहा गया जो आमतौर पे हमारी सियासत में अखज़ किया जाता है कि अमेरिका से कोई धमकी आई होगी। तो इस लेटर की ऑथेंटिसिटी पे बहुत ज्यादा आपको सवालात नजर आएंगे। ARY के प्रोबेबली प्रोग्राम में फवाद चौधरी ने कहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए या प्रोबेबली इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ आपके वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हम कोर्ट में ये लेटर लेके जाएंगे। कोर्ट में लेके जाने से पहले आपको पार्लियामेंट में ये बात सामने लानी चाहिए, क्योंकि 1 या 2 या 3 दिन की बात तो है नहीं, पूरे वीकेंड पे इनफैक्ट जुम्मे से पहले हमें सुनने को मिल रहा था कि सरप्राइज आने वाला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के अखबार, सब लोग अवाम जागते हैं कि पता नहीं क्या सरप्राइज आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सियासी अप्रोच थी कि अगर कोई ऐसा थ्रेट था भी
तो बजाय कि वो पार्लियामेंट से राब्ता करते, बजाय कि वो सिक्योरिटी इदारों के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है इस हवाले से उस बारे में लोगों को आगाह करते, उन्होंने पब्लिक में ये ऐलान कर दिया, आई थिंक विच वाज क्वाइट इमेच्योर। और जो भी मेरे सीनियर्स हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि अगर इस तरह के कुछ बड़े मामला होते भी हैं तो उनका एक तरीका होता है, उनका एक फोरम बिल्कुल होता है शेयर बतूल, करने इसी का। पर आपसे जानना हर चीज चाहूंगी। जलसे में जरूर आपको करना चाहिए, बट इट वाज क्वाइट इमेच्योर ऑफ अ पॉलिटिशियन कि वो इस तरह की बात एक पब्लिक में करें और वो भी बगैर ठीक है किसी बतूल, सबूत के। ये जो खत है इट वाज नॉट द इसमें, राइट फोरम। बतूल जो इसमें खत है जो शो किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमर मारूफ के जलसे में, इसमें मुल्क के वज़ीर आज़म को हुकूमत के मुताबिक थ्रेट दिया जा रहा है। तो जानना चाहूंगी कि बजाय इसके कि अदालत में जाया जाए, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, मुल्क में इस तरह के अनासर को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि सिक्योरिटी को इत्मीनान बख्श बनाना बहुत ज़रूरी तो है। मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ एग्जैक्टली, बिकॉज इफ दिस इज ट्रू, अगर ये सच है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप जलसे में क्या कर रहे हैं? आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट के बगैर आप खड़े क्यों हैं वहां पे? तो मेरा पॉइंट ये सिर्फ ये है कि ये बज़ाहिर तो सिर्फ पॉलिटिकिंग ही लगती है बज़ाहिर, क्योंकि इस तरह की बातें, जिस तरह से उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात की, जिस तरह से उन्होंने बाकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ऐसे ही जलसों में तनकीद का निशाना बनाया, वो दैट वाज नॉट द राइट वे। आप फॉरेन पॉलिसी पे बात जरूर कर सकते हैं पब्लिक के अंदर, लेकिन उस टोन और उस लहजे में नहीं कर सकते क्योंकि आपको पूरी दुनिया सुन रही होती है। तो बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि ये राइट फोरम ही नहीं था कि यहाँ पे ये बात करनी चाहिए। और अगर ये सच था या वो वाकई खौफजदा थे या परेशान थे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने मुतल्लिका इदारों को आगाह क्यों नहीं किया? फिर ये भी खबरें आ रही है कि मुतल्लिका इदारों को आगाह किया था और ये सब जानते हैं, और फिर इस चीज को नो कॉन्फिडेंस से रिलेट कर देना, फिर इस चीज को इससे रिलेट कर देना कि मेरे ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं है जिसकी वजह से बैरूनी कुव्वतों को मुझसे प्रॉब्लम है। तो आप मुझे प्लीज बता दें, मेरी तो इल्म में नहीं है कि इमरान खान ने कौन सी ऐसी बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसको किसी भी मुल्क ने सीरियसली लिया हो और उसको थ्रेट समझ लिया हो। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स तो जरूर हुए हैं, और कहीं कभी वो मलेशिया में हो, कभी वो किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की गलत बाउंड्री बता के हो, कभी वो यूक्रेन के हवाले से हो, ऑल द यूक्रेन ने कश्मीर पॉलिसी पे हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स जरूर हुए हैं जिनको आप बेवकूफियां कह सकते हैं खुले अल्फाज में, सही। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है जो किसी बाहर के मुल्क ने इतनी संजीदा ले ली हो कि उसकी बेस पे थ्रेट आ गया। आई थिंक ही हैज नॉट मेड इवन अ सिंगल सीरियस स्टेटमेंट ऑन द फॉरेन पॉलिसी। है तो आप मुझे बता दें। सही बतूल, ये जो खत है वो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बहुत हलचल का शिकार कर चुका है, बहुत सियासत में इस सियासत में अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च को खत दिखाने का जो मकसद था, कहीं ये तो नहीं है कि तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाए? खैर वो तो डेस्परेटली कोशिश कर रहे हैं कि उसको कामयाब नहीं बनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से पीएमएल क्यू के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। वो ये कहते थे, आपने देखा होगा माजी में, वो कहते थे कि अगर 10 लोग भी खड़े हो जाएं, नो कॉन्फिडेंस और इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च, ये तो दूर की बात है, अगर 10 लोग सिर्फ इनकी पार्टी के अंदर से खड़े होकर कह दें कि हम आपसे मुतमईन नहीं है तो मैं खुद छोड़ दूंगा, मैं खुद अपने आप को नाअहल समझूंगा। लेकिन अब कहने की ये सब मॉरल ग्राउंड्स पे हम बात करें, फिर हम पॉलिटिक्स पे भी आते हैं, तो ये मॉरल ग्राउंड्स तो इनके बहुत हाई थे। ये कहते थे कि अगर मेरे खिलाफ 10 लोग भी उठेंगे तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझूंगा कि मैं कुर्सी पे बैठूं। आमतौर पे जैसे हमने ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी मिसालें देखी हैं कि अगर आप एक उंगली उठे या कोई इल्जाम भी लगे तो आप रिजाइन कर देते हो, लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा लोग इस खुशी में नमाजें पढ़े हैं सिंध हाउस में कि आपसे हमारी जान छूट गई है। मॉरली तो आपको उस दिन छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल चाहते हैं कि ये सारा मामला खत्म हो और ये अपना इक़्तिदार पूरा करें, बिकॉज ही वांट्स इट सो डेस्परेटली। और वो उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो एक डमी मदीना रियासत क्यों ना कोट करें पाकिस्तान के अंदर, ऑल्दो वो उसमें से खुद कुछ फॉलो नहीं करे, उनके मिनिस्टर्स इसमें से ऐसा कुछ फॉलो नहीं करे। उसका सबसे बड़ा सबूत आपको सोशल मीडिया पे नजर आएगा। तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि ये नो कॉन्फिडेंस वाला मामला रफा दफा हो जाए। क्यों? और वो मेरा ख्याल है कि वो उनकी इतनी भी सियासी बसीरत इस वक्त नहीं है कि वो शायद इसमें से सियासी शहीद बनने वाली पॉलिसी पे भी सोच सके, क्योंकि इस वक्त जो उनके इकदामात हैं, इस वक्त जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, ही डज नॉट वांट टू लीव द सीट, वो इस पे रहना चाहते हैं।
और जो लोग उनकी किताबें पढ़ चुके हैं, उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने अपनी शख्सियत के सियासी पहलू पे बहुत ज्यादा लिखा है। अगर आप इनकी किताब पढ़ें, इनके इंटरव्यू सुने, इनकी जिंदगी का सफर देखें, तो ही इज अ पर्सन हु लिव्स इन द मोमेंट ऑफ ग्लोरी, और वो अपने आप को बहुत अहमियत देता है जो वो सोचते हैं। इसीलिए उनके बारे में ये तासुर और ये बहुत आम है कि वो किसी की बात नहीं सुनते। और बल्कि क्रिकेट के जमाने में तो उनके कॉलीग्स, बड़े बड़े अखबारों में उनके बारे में ये छपा उनके कॉलीग्स के रेफरेंस से कि वो कान के भी कच्चे हैं, उनको कोई भी मशवरा देगा तो वो मान लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस पूरे क्राइसिस में ये जो सब पॉलिटिकल टर्मोइल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इमरान खान की पर्सनालिटी ने बनाया है। वो जिस तरह की शख्सियत है, उन्होंने इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। आप खुद देखें ना कि जो लोग जहाज भर भर के लाए, उनके साथ इन्होंने क्या किया, क्या वो उनकी शराइत इन्होंने मानी, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे इत्तेहादी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो जिन्होंने अपना पूरा पूरा एयर टाइम इमरान खान को दिया। हर वो सपोर्ट जो इमरान खान को हासिल थी वजीर आजम बनने से पहले, एस्टेब्लिशमेंट समेत, उसके साथ इनका रवैया, इनकी डीलिंग, इनकी सियासी बसीरत इतनी कम थी कि इवेंचुअली अब कोई इनका साथ नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रही कि जहांगीर तरीन बहुत ईमानदार होते होंगे और उन्होंने उनका शुगर स्कैंडल के हवाले से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती होगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप्स विद एवरीबडी इन्वॉल्व जिन्होंने इनको हेल्प किया था। सही। और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट में भी आप इंफॉर्मेशन रखती हो तो आपको पता लगेगा कि ये जिस तरह के कमेंट्स पास करते रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड अफराद के बारे में, तो वो उन तक पहुंचते हैं। तो ही हैज बीन सच अ पर्सन जिन्होंने अपने आप से लोगों को बहुत जल्दी अनॉय कर दिया। और ये कुछ ऐसी कड़वी बातें हैं जो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सच है। और एंड आई वुड रियली लाइक टू से दिस कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो फिर आने वाले वक्त में अवाम के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इनको दोबारा वोट करें। आप देखिए पाकिस्तान में इनको 3.5 इयर्स अब तक मौका है गवर्नमेंट करने का, उनको केपीके में 2 दफा मौका मिला हुकूमत करने का, लेकिन वो इनका कौन सा ऐसा सियासी फैसला है जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि पीटीआई को दोबारा वोट करना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से ये उन लोगों का जिक्र करते रहे हैं, चौधरी निसार की आप बात करें, चौधरी निसार के बारे में इन्होंने कहा कि चौधरी निसार से तो मेरी बात हो गई है। चौधरी निसार ने बीबीसी को इंटरव्यू देके कहा कि मेरी पिछले हफ्ते क्या, पिछले साल क्या, पिछले महीने मेरी तो इनसे बात ही नहीं हुई। और फिर आप इनका एक क्लिप माजी का उठा के देख लें जिसमें कह रहे हैं कि चौधरी निसार से झूठा इंसान कोई नहीं है। तो हर शख्स जिनकी इनको जरूरत रही, जिनकी इनकी मदद की सियासी तौर पर, इन्होंने उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा, चाहे वो 35 पंक्चर हो, चाहे वो किसी ब्रिगेडियर के बारे में बात हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बारे में बात हो, चाहे वो इनके अपने इत्तेहादियों के बारे में बात हो जिनको ये डाकू कहते थे, आज इन्होंने वजारत आला प्लेट में रख के दी तो अब वो भी इनके काम नहीं आ रही क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग ही होने नहीं देंगे। पीएमएलक्यू को तो छोड़ दें, ऑपोजिशन के स्ट्रेंथ को भी छोड़ दें, इनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग नहीं चाहते कि पीएमएलक्यू में परवेज इलाही को वजारत मिले क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में इतनी टूट फूट है। और जिन लोगों को इन्होंने लगाया था कि नाराज अरकान को मना के लाएं, वो सबसे ज्यादा नापसंदीदा लोग हैं पीटीआई के अंदर। तो इनकी पार्टी के अंदर की डायनामिक्स इतनी डिस्टर्बिंग है और इनके अंदर बिल्कुल भी इत्तेहाद नहीं है। और अगर इमरान खान जाते हैं तो इमरान खान के साथ सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जो आई एम सॉरी बट आई हैव टू से दिस, जो इमरान खान की शख्सियत परस्ती करते हैं, जो इमरान खान से इम्प्रेस्ड हैं। इसके अलावा जो नजरियाती थे वो तो बहुत पहले उनमें से बहुत सारे लोग छोड़ गए, फौजिया कसूरी भी तो छोड़ के गई। ठीक है बतूल, इसी पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हुकूमत के जिन नाराज अरकान की आप बात कर रही हैं कि 14 अरकान है, क्या वो वापस आए हैं या फिर वो वापस आने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, शाहजैन बुगटी के बारे में फवाद चौधरी ने कहा कि वो तो कल वापस आ जाएंगे, तो अब तो कल से भी 2 दिन ऊपर गुजर गए। तो ये तो सब सियासी बयानात होते हैं, असल में नंबर्स ज्यादा कंसिडरेबल है। कल रात तक की डेवलपमेंट ये थी कि हुकूमत के पास 164 है और ऑपोजिशन के पास 175 है। तो जो मॉरल अथॉरिटी है पार्लियामेंट में रहने की, वो तो ये वैसे खो चुके हैं। लेकिन नानूर, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब मॉरली 5-10 लोग आपके खिलाफ चले गए हैं और ऑपोजिशन के हाउस में जाके बैठे हुए हैं और नमाज अदा कर रहे हैं, which is quite disturbing for the person sitting on a chair, और जो कि बाबर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ, तो मॉरल अथॉरिटी आपकी वहां खत्म हो जाती है। फिर बजाय कि आप अपने ही मॉरल्स पे स्टैंड करने के जो आपने खुद सेट किए थे, आप अपनी पार्टी के एमएनएस को ये खत लिख रहे हैं
कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपने आना नहीं है, उस दिन आप छुट्टी करेंगे, वरना आपके खिलाफ 63 के तहत कार्रवाई होगी। और ये लेटर किसी कोर्ट ने नहीं लिखा, ये इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए वजीर आजम के तहत और पार्टी लीडर के तहत अपने एमएनएस को वोट डालने से मना किया। हालांकि अगर आप जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उनको समझने की कोशिश करें या फिर आप लॉ समझें, तो वोट देना किसी भी पार्लियामेंटेरियन का हक है, वो वोट दे सकता है। हाँ, अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाता है, जो कि आइन में बहुत वाज़ेह है, तो वो फौरन डीसीट होगा, वो डीसीट होगा। लेकिन उसको नाअहल करवाने की जो एक जबरदस्ती की कोशिश है कि उसको नाअहल भी करवाएं, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ईसीपी के पास नहीं जाएंगे। आप वजीर आजम होते हुए ख्वाहिश नहीं कर सकते कि इसको नाअहल कर दो, थोड़ी देर के लिए नाअहल या ताहयात नाअहल कर दो। तो ये वो चीजें जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि बस कुर्सी उनके हाथ से ना जाए और वो वजीर आजम रहे। और हमारी भी ये दुआ थी कि पाकिस्तान में ऐसा दौर आए कि वज़ीर आजम अपने अदवार पूरे करें, अपना टेन्योर पूरा करें। लेकिन जब आपके खिलाफ इतनी बड़ी मूवमेंट आ जाए जिसमें लोग सामने आके कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं खड़े, तो आपके पास मॉरल अथॉरिटी क्या रह जाती है? आप जो कहते थे कि पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाना है, तो उसमें लोगों का फीडबैक ही आपके लिए मैटर नहीं करता। गालियां तो नहीं होती मदीना की रियासत में, या जो बंदा किसी और का साथ छोड़ जाए, जो किसी और का साथ छोड़े, उसको आप कहते हैं ज़मीर की आवाज सुन के हमारे पास आ गया। जो आपका साथ छोड़ के जाए उसको आप कहते हैं कि ये झूठा है। इतनी गलीज गालियां जो कि मैं बिल्कुल नहीं दे सकती इस तो वक्त। आप बतूल समझती हैं कि इसके पीछे अगर तरीके अदम एतमाद, बतूल अगर इसके पीछे, just want to add one sentence. Okay. just one sentence. 2018 में जब ये लोग गवर्नमेंट में आए, तो ऑब्वियसली ये मेजॉरिटी की गवर्नमेंट तो नहीं थी, इनके पास सादा अक्सरियत नहीं थी, तो जहांगीर तरीन जाते थे और जनूबी पंजाब से खास तौर पे ज्यादा एमएनएस लाए और बाकी जगहों से लाए, तो 46 एमएनएस वो थे। आप उनकी प्रोफाइल्स उठा के देख लें मानू, आप इनकी प्रोफाइल्स उठा के देख लें, 46 एमएनएस वो थे जो रूटीन में पार्टियां बदलते आए हैं और फिर उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की। तो तब इनको बुरा नहीं लगा कि यार ये तो पार्टी छोड़ के आए, तो दिस इज नॉट द राइट थिंग। फिर जो बाकी 5 इंडिपेंडेंट एमएनएस आए वो भी पार्टी चेंज करके आते रहे, वो कभी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, कभी किसी पार्टी से लड़ते हैं। तो ये सारी पॉलिटिक्स का फायदा जब इमरान खान को 2018 में हुआ तो वो गलत नहीं था, वो मॉरल ग्राउंड्स पे था, वो रियासत मदीना के लिए था। लेकिन आज वही सारे लोग जब किसी भी वजह से, चाहे वो सियासी इंटरेस्ट से, चाहे वो पैसे लेके, चाहे वो इमरान खान से तंग आके, वो किसी भी वजह से अगर अपनी पार्टी चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग गाली गलौज पे आ गए। आप उनको लेटर्स देख रहे हैं दैट यू आर नॉट अलाउड टू कम टू असेंबली। आप आर्टिकल 63 एक का इतलाक होगा। एक तरफ आप आर्टिकल 63 को कोर्ट में लेके गए हुए हैं और आप कोर्ट के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि ये इस आर्टिकल का तशरीह मैं खुद कर चुका हूँ एंड यू आर नॉट अलाउड। तो ये है मामला। तो बतूल, अगर अदम एतमाद वोटिंग के दिन अगर कोई, जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर अदम एतमाद के दिन अगर कोई रुकन, जो उनका रुकन है, वो कौमी असम्बली ना जाए और अगर कोई गया तो हिदायत पर अमल ना की गई तो आर्टिकल 63A के तहत इतलाक होगा, तो वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी टीम से फिर खदशात हैं कि वो उनको कोई क्रॉस ना कर दें? उनको खदशात नहीं है, ही इज हाईली इनसिक्योर। खदशात की तो बात ही नहीं है, ही इज हाईली इनसिक्योर और वो बहुत परेशान है इस वक्त। और अगर वो अपने आप को अपनी ये परेशानी कम करना चाहते तो वो रिजाइन कर देते और वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल करते और वो कहते हैं कि मैं दोबारा लड़ना चाहता हूँ, आप दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। क्योंकि अगर आपने सियासी जंग को ईगो की जंग बना दी तो ये तो मामला बिगड़ता ही जाएगा। और उस पूरे मामले को इंटरेस्टिंग बनाया एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ने, जो एस्टेब्लिशमेंट ने वापस ले ली इमरान खान से, क्योंकि ये बहुत वाज़ेह फैक्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट के भी इंटरेस्ट में अब इमरान खान नहीं है। जो लोग मामलात को समझते हैं, जो पढ़ते हैं, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि वो कुछ डिसग्रंटल्ड पीटीआई के अंदर के एमएनएस नहीं है जो पीटीआई से खुश नहीं है, या कुछ पीएमएलक्यू को प्रॉब्लम्स नहीं है पंजाब के अंदर। हमारे मुल्क में इस वक्त शायद ही कोई इदारा हो जो कि तरक्की कर रहा हो या वो चाहता हो कि ये जिस तरीके की सियासत हो रही है या जिस तरीके से मुल्क की परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू रहे। क्योंकि कोई भी इदारा 1-2 इदारों के अलावा नहीं कर रहा, ग्रो नहीं कर रहा। आप मीडिया की हालत देखते हैं, कितने इदारों में सैलरीज मिलती हैं, कितने प्रोग्राम्स बंद हो जाते हैं, कितने टीवी चैनल्स के एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर दिए जाते हैं। इतना कदगन कंपेयर हम तो खैर ज़िया-उल-हक के दौर में थे नहीं, ना हम थे, ना हमने सहाफत की उस दौर में, लेकिन हमने जो पढ़ा
तो उसके लिहाज से फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ज्यादा मुश्किल दौर कौन है, जिया का दौर मुश्किल था या इमरान खान का दौर मुश्किल था, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर गेटअप में आएंगे तो आप पे डिक्टेटर का टैग करना लगना चाहिए। ये एक रवैया है और ये किसी सियासतदान में भी हो सकता है। सही। तो बतूल, ये भी जानना चाहूंगी, एक ट्रम्प कार्ड की बात की जा रही थी, इसकी चहमगोइयां हर तरफ थी फैली हुई, तो सुप्रीम कोर्ट से 63 की तशरीह आने के बाद हुकूमत क्या ट्रम्प कार्ड खेलने वाली है? क्या है ट्रम्प कार्ड? नंबर्स है, नंबर्स से बड़ा फैक्ट इस वक्त क्या है मुझे तो नहीं समझ में आ रही। क्योंकि हम लोग तो मीडिया को सबसे ज्यादा बेवकूफी तब बनाया गया कि जब उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। खैर वो लेटर को अब हम, चूंकि हमें खबर तो चाहिए होती है और हमें कुछ ना कुछ निकाल के तज्जिया तो करना ही होता है, तो वो जो खबर वाली एक बात है, दैट इज द न्यूज एट दिस वेरी मोमेंट, और जिसपे हम बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको तफसील से बताना चाहती हूँ कि अभी तक की जो डेवलपमेंट है। देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट के पास इस वक्त 164 का नंबर है। जब से एमक्यूएम ने उनको एग्रीमेंट के तहत ज्वाइन करने की बात की है, तो इस वक्त जो नंबर्स बनते हैं पीटीआई के 164 है, जिसमें से पीटीआई के अपने 155 मेंबर्स हैं, पीएमएलक्यू के 4 है, जीडीए के 3 है, बाप से सिर्फ एक जुबैदा जलाल उनके साथ हैं, और अवामी मुस्लिम लीग से शेख रशीद की एक सीट उनके पास है, और ओवरऑल ही 164 बनता है, जिसका मतलब है कि बजाय उनके पास सादा अक्सरियत नहीं है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने टीवी पे आके कहा है कि मैं आपके साथ काम नहीं करना। फिर ऑपोजिशन के पास 175 है, पीएमएलएन से 84, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 56, एमक्यूएम पाकिस्तान से 7, मुत्तहिदा मजलिस अमल से 14, इंडिपेंडेंट 3, पीएमएलक्यू से 1, इंडिपेंडेंट 1, और बीएनएमपी से 1, और जमहूरी वतन पार्टी से 1, और बाप से भी इनफैक्ट 1। तो जमहूरी वतन पार्टी से तो शाहजैन बुख्ती साहब ने सबसे पहले पहल की थी उनको छोड़ने की। और मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने बहुत ज्यादा बलूचिस्तान में काम किया है, बहुत ज्यादा फार फ्लंग एरियाज में ट्रेवल किया है। मैंने उन लोगों उन कबाइल के साथ काम किया जिनको आर्मी ने फाइनेंशियली सपोर्ट करके बिजनेसेस दिए, क्योंकि आर्मी का एक बहुत रोल रहा है बलूचिस्तान के अंदर। फॉर एग्जांपल, आई ट्रेवल्ड टू चमलंग एंड आई मेट ट्राइबल पीपल देयर बहुत दफा। तो वहां की, और फिर डेरा बुक्टी में भी, तो वहां पे जो डायनेमिक्स है वो बड़ी अंडरस्टूड है कि बलूचिस्तान में सियासत किस तरह होती है। तो शाहजैन बुक्टी का जाना, ऑल्दो उनकी एक सीट है, कुछ लोग इस बात को रिडिक्यूल भी कर रहे थे कि एक सीट से क्या फर्क पड़ता है। तो बतूल, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त मुल्क में फैली हुई है, अदम एतमाद की जो तलवार है वो हुकूमत पर लटक रही है, तो आपसे जानना चाहूंगी, वज़ीर आज़म, आपको मेरी आवाज आ रही है बतूल? जी जी। अदम एतमाद की तलवार वज़ीर आज़म इमरान खान के सर पर लटक रही है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इतने ज्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे? मुझे लगता है ये तो पर्सनालिटी, ये तो किसी की पर्सनालिटी होती है कि अगर उस पर कितना भी स्ट्रेस हो तो वो किस तरह बात करता है। और ये तो अच्छी बात है कि वो परेशान नजर नहीं आ रहे, वो हमारे वजीर आजम है, हम ये क्यों चाहेंगे कि वो परेशान नजर आए या उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज हो। ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि इवेंचुअली वो वजीर आजम है, हमें से कोई भी उनको इतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो परेशान नजर आए। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो बिल्कुल परेशान भी है। ऑफ द रिकॉर्ड जो आपकी इतनी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स, आप एमक्यूएम को आपने साला साल जाके मुलाकात नहीं की और अब जाके आप उनके दफ्तर में मुलाकात कर रहे हैं, ठीक है। आप कभी मतलब सच अ पर्सन जो कि जब किसी की वफात भी हो जाए तो उनके पास वक्त नहीं होता अफसोस करने का, यही उनका इंप्रेशन है, वो नहीं जाते। लेकिन अब वो पार्लियामेंट लॉजेस में जा के लोगों से मिल रहे हैं। तो देखें, ये जो मीटिंग्स हैं और ये फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हैं और लोगों से मिलना, हालचाल पूछना, बल्कि चौधरी शुजात के साथ भी जो इनकी इंटरेक्शंस थी उससे आप यही अखज़ कर सकते हैं कि हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू स्टे इन द पावर। और वो तलवार जितना भी लटक रही हो, वो जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वजीर आजम जा ही रहा है। लेकिन अब तक जो नंबर्स हैं वो पीटीआई के लिए इंतहाई डिस्करेजिंग है, वो इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा डिस्करेजिंग है। इस पूरे सूरत हाल में जो कल हमने डेवलपमेंट देखी कि परवेज इलाही ने एकदम से ऐलान कर दिया और उसके बाद लगा कि शायद वो बाकी इत्तेहादियों को भी साथ ले आए, लेकिन एमक्यूएम का बाज़ाब्ता ऐलान और फिर बाप का ऑलरेडी अलग हो जाना गवर्नमेंट से, उनके नंबर्स वाज़ेह तौर पे कम है। अब वोटिंग के दिन के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सोचते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, क्योंकि मीडिया का काम ही है कि हर 15 मिनट में कुछ नया चाहिए आपको। बट इफ वी थिंक अबाउट इट with a relaxed mind, we all know that he's in trouble.
क्योंकि उनको कोई भी इदारा सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी अपनी पार्टी में लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को नाराज किया। और ये एक तकलीफ की बात है जब भी ये एग्जाम्पल आगे जाके कोर्ट होगी कि जिनको उनकी सियासी तौर पे जरूरत भी थी, एटलीस्ट आप अपनी सियासत को तो बचाते। मेरा तो इमरान खान को ये मशवरा है कि अगर वो एक कामयाब सियासतदान बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट उनका रवैया तो सियासी होना चाहिए। आप जरूर किसी से को गलत भी कह सकते हैं, अगर आप किसी पे इल्जाम भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप पहले भी अपने बयानात से मुकरते रहे और आप कहते रहे कि तो सिर्फ सियासी बयानात है। आसिफ अली जरदारी भी अपने बयानात से पीछे हटते रहे, वो भी कहते रहे कि कुछ बयानात सिर्फ सियासी हद तक होते हैं। ठीक है, लेकिन इमरान खान बतूल एक कामयाब सियासतदान भी कामयाब बनने में उनको मुश्किल पेश आ रही है, सिर्फ उनकी दूरअंदेशी की वजह से जो उनमें नहीं है, या सही। उन लोगों की वजह से जिनके मशवरे वो बहुत जल्दी मान लेते हैं। आप अगर इमरान खान की पर्सनालिटी को समझें, ऑल्दो मैं कोई यहाँ पे पर्सनालिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रेड हिज बुक्स, ही हैज रिटन 2 बुक्स, एक उन्होंने पाकिस्तान की कल्चर के ऊपर प्रोबेबली लिखी और एक उनकी बायोग्राफी। तो अगर आप उनको पढ़ें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा हिस्सा बनने के लिए। उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उन्होंने जितने भी डिसीजंस लिए पाकिस्तान उसका एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी काफी बड़ी ख्वाहिश तो ये रही कि वो पाकिस्तान में एक बड़ा चेंज ला सकें, तब्दीली, रियासत मदीना। लेकिन जब तक वो तब्दीलियां इमरान खान की अपनी अपनी शख्सियत में नहीं आएंगी वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखें जो 50 इलेक्टेबल्स लेके आए, वो 50 इलेक्टेबल्स साल साल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा रहे। कौन सही। सा नया चेहरा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई? वो यूथ की पार्टी थी, आपको याद है ना, नौजवानों की पार्टी। बिल्कुल। नौजवानों की पार्टी कौन सा नौजवान था आपको मिला? तो इनफैक्ट आज वो उस्मान डार भी कह रहे थे कि अगर आप इस खत को गलत साबित कर दें तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। एक सहाफी कह रहे थे कि अगर ये खत को सही साबित कर दें तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। तो ये इस तरह के जुमलों से आप एक कामयाब सियासत की तरफ नहीं आगे बढ़ सकते जब तक आपकी बात में वजन नहीं है। सही। जब तक आप जो बतूल, बात कर रहे हैं हुकूमत तो आपके पास सरतोड़ उसका कोशिशें कर बैकग्राउंड रही है नहीं ना है। अपने इत्तेहादियों को मनाने की, लेकिन अगर बात की जाए इस धमकी अमेज खत की, तो इस धमकी अमेज खत को जो मरकजी किरदार और नवाज शरीफ को समझा जा रहा है, हुकूमत का ऐसा मौक़िफ़ है। तो आपसे जानना चाहूंगी, क्या धमकी अमेज मरासले में नवाज शरीफ मुलव्वस हैं आपके ख्याल के मुताबिक? देखिए, हुकूमत का तो ये भी मौकफ था कि 2018 की इलेक्शन चोरी करने में एक ब्रिगेडियर का हाथ था। उस ब्रिगेडियर का नाम आज तक नहीं लिया। मैंने इमरान खान से डायरेक्टली पूछा कि ब्रिगेडियर का नाम बता दें, उन्होंने नहीं लिया। बहुत सारे और जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने जिन जिन पे इल्जाम लगाए उन्होंने कभी किसी को प्रूव नहीं किया। तो ये भी जो आप बात कर रही हैं, जब तक इसका कोई सबूत नहीं है, तो आप जहां पे नवाज शरीफ के हवाले से इतने केसेस खुले, ये भी केस खोल दें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास सबूत है तो जरूर केस खोलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी गवर्नमेंट में हुआ ये है कि जो नैब का इदारा जो ऑलरेडी पॉलिटिसाइज था इमरान खान के इक़्तिदार में आने से पहले ही, जिसमें बाकी साबिका हुकूमतों का भी बड़ा रोल रहा है, उन्होंने भी बड़ा फायदा उठाया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने माजी में भी देखी है। लेकिन इनके दौर में तो इन्होंने चुन चुन के केसेस बनाए और अमेजिंगली वो केसेस किसी भी हद तक आगे जाके प्रूव नहीं हुए। जो इनकी अपनी पार्टी के खिलाफ केसेस खुले वो तो बंद हुए, वो चुटकी में आपको बंद होते हुए केसेस नजर आएंगे। और जो बाकी ऑपोजिशन के खिलाफ केसेस खुले वो आपको किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचते हुए दिखाई नहीं देते। और इंटरेस्टिंगली इन्होंने ये इस हद तक आगे चले गए थे एहतसाब के बयानियों को आगे लेके, ऐसा एहतसाब जो ओपन एंडेड है, जो कि बस सिर्फ सियासत की हद तक है, उसका मकसद सिर्फ लोगों को विक्टिमाइज करना है, जो कि कोर्ट ने भी कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कोर्ट के अल्फाज हैं कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी केसेस खोले। और फिर जब इन्हें प्रेशर आया कि यार इत्तेहादी तो हमारे पास नंबर्स कम है, अगर ये जो 10 सीटें हैं जिनका मजाक भी उड़ाते रहे कि 10 सीटों वाली पार्टी को वजारत आलमगी मिलेगी, तो 10 सीटों वाली पार्टी के फिर आपके केसेस बन चुके थे। तो बतूल, आपसे जानना चाहूंगी कि इस खत को तो हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन देखी जाए तो क्या हमारे मुल्क में बैरूनी कुव्वतें इस कदर दाखिल हो चुकी हैं कि वो साजिशें कर रही हैं, और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि वो पेश करने को तैयार है ये खत सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, गवर्नमेंट का जो इस वक्त जो प्रायोरिटीज है उनकी, उससे यही लगता है कि उनको वक्त चाहिए। वो चाह रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। हाँ बिल्कुल, ये उनका हक है कि अगर उनके पास सबूत है, वो खत है, चाहे वो खत ऑथेंटिक है या नहीं, लेकिन अगर वो इमरान खान को कहीं से मिल भी गया है और इमरान खान उसको ऑथेंटिक समझते हैं तो वो जरूर कोर्ट में जाए।
लेकिन कोर्ट में जाए बगैर ही ये कह देना जलसे के अंदर कि ये इसमें तो नवाज शरीफ का हाथ है, तो ये ना हो कि आगे जाके भी इमरान खान को अपनी बात से यूटर्न लेना पड़े, जैसे कि आमतौर पर उन्होंने अपने बहुत सारे बड़े बड़े बयानात से लिए, जिसपे मीडिया ने घंटों इंतजार किया कि वो किसका नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। और जहां तक देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इंटरनेशनल साजिश, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, 2022 की बात को आप छोड़ दें, 18वीं सेंचुरी से लेके अब तक पाकिस्तान हमेशा आलमी कुव्वतों की नजरों में रहा। वो लोग जो इंटरनेशनल रिलेशन समझते हैं, इफ यू हैव रेड फर्स्ट वॉर ऑन अफगानिस्तान 1902 में पहला डिप्लोमेटिक डेलीगेशन बरतानिया से आया था, प्रोबेबली अफगानिस्तान के अंदर, तब ये सारा यूनाइटेड इंडिया होता था और अफगानिस्तान की बाउंड्री भी इस तरह से क्लियर नहीं थी। तो उस वक्त से ही आलमी साजिशें या आलमी इंटरेस्ट आपको हमेशा नजर आएगा। लेकिन ये अब एक बहुत बड़ा क्लीशे बन गया है कि कभी भी किसी भी वजीर आजम के खिलाफ कोई बात हो तो आलमी साजिश है, अनटिल अनलेस वो सिक्योरिटी इदारे उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देते या मुतल्लिका इदारे उसके बारे में स्टेटमेंट नहीं देते, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आमतौर पर हमने देखा है कि ISPR बहुत एक्टिव रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बड़े इश्यूज में। तो आई होप कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो, कि ये तो एक बहुत खतरे की बात है कि सिटिंग वज़ीर आज़म को इतना वाज़े तौर पर अगर कुछ थ्रेट कर रहा है, तो इसमें जो मुतल्लिका इदारे वो इस पे बात करें। लेकिन ये जिस तरीके से बताया गया है, जिस तरीके से ये लोगों को, कुछ लोगों को आइडिया है कि इसका कंटेंट कहाँ से निकला है, तो आई थिंक देयर आर नॉट मेनी चांसेस कि इसको सीरियसली लिया जा सकता है। और देखिए, पाकिस्तान ठीक है बतूल, जिन मुतालिका इदारों की आप बात कर रही हैं, मैं जानना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में ऐसे कौन से इदारे हैं जो अगर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म या हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर इस तरह के थ्रेट्स भेजे जाते हैं तो उनको डील कर सकें? आप दोबारा बोलिएगा, क्या पूछा? जिस तरह अभी आप बात कर रही हैं कि अगर हम हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान को जिस तरह ये थ्रेट मिला है, तो जानना चाहूंगी हमारे मुल्क में ऐसे इदारे कौन से हैं कि हमारे इस तरह की सिचुएशंस को डील कर सकें? क्योंकि अगर हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पर बात की जाए, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान को थ्रेट दिया जाए। देखिए, महमूद इंटेलिजेंस एजेंसीज वज़ीर आज़म के अंडर आती हैं, और अगर आप लॉ देखें तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वज़ीर आज़म के अंडर आते हैं, DGISI वज़ीर आज़म के अंडर आते हैं। तो ये जो पूरा फौज का इदारा है वो वज़ीर आज़म के अंडर आता है। तो अगर हम लॉ की हायरार्की फॉलो करें तो, लेकिन ये कि सिक्योरिटी के इदारे तो फौज से मुतल्लिका ही हैं। जब इस तरह के मामला होते हैं तो ज्यादातर इंफॉर्मेशन आती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, फिर जो एक आम तरीकाकार हम जानते हैं, और ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है जब हम इसको अंदर से पढ़ें। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज उन लोगों को आगाह करती हैं अगर वो ये समझती हैं कि आगाह करना चाहिए। जैसे बेनजीर को भी आगाह किया गया था कि उनके खिलाफ इस तरह की कोई साजिश हो सकती है। तो ये समझना बहुत आसान है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है तो इदारों को पता होगा, या इमरान खान ने खुद बताया होगा। लेकिन अगर इमरान खान ने सिक्योरिटी इदारों को ऑलरेडी आगाह कर दिया और फिर भी उन्हें जरूरत महसूस हुई कि वो पब्लिक में इसकी बात करें, तो ये भी गलत है। अगर सिक्योरिटी इदारे ऑलरेडी जानते थे, फिर भी इमरान खान को पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी आगाह करना चाहिए था। लेकिन इसमें जो एक ऑकवर्ड चीज ये है कि आप उसको नो कॉन्फिडेंस से रिलेट कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस की जिस तरह आप अभी बात कर रही हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो अगर किसी वज़ीर आज़म को हटाना होता है तो उसके लिए इतनी बड़ी मौलाना फजल रहमान को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें नवाज शरीफ को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर आर सो मेनी अदर वेज कि वो इमरान खान को हटा सकते। मुझे इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पावर की बात करें कि पावर किस तरह से इस्तेमाल होती है, तो फिर उसके बहुत तरीके थे कि बड़े पोलाइटली कन्वे कर दिया जाता कि भाई आप हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में कहाँ से जो ज्यादा फैसले कहाँ से फैसले नजरअंदाज होते हैं, और किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी इदारों की फीडबैक उनकी पॉलिसी में बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, इसमें हमें ज्यादा पोजेसिव और कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में देख लें, आप रशिया में देख लें, कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का फीडबैक मैटर नहीं करता, बहुत मैटर करता है। तो अगर इन्होंने मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया था और फिर भी ये मुतमईन नहीं थे और इन्हें लग रहा था कि पब्लिक को बताना जरूरी है, तो ये गलत रास्ता है। इनको पहले पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, फिर ये जरूर सबको बताते। लेकिन ऑपोजिशन को उस खत के बारे में जलसे से पता चला, इनके अपने पार्टी के लोगों को उस खत के बारे में जलसे से पता चला, और हम लोगों को उस खत के बारे में जलसे से पता चला। तो मुझे लगता है कि जो इस व्हाटएवर इट इज
इसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा मिसमैनर्ड है, तो इसलिए शायद ये इमरान खान के फेवर में ना जाए। सही। ऑपोजिशन की अगर हम बात करें तो बतूल आपसे जानना चाहूंगी कि ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत क्या जोड़ तोड़ अब करने जा रही है? देखिए, हुकूमत बातचीत ही कर सकती है, बातचीत ही कर सकती है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि 3 बिलियन बांटे गए हैं, तो हम 3 बिलियन नहीं बांट सकते, हम सिर्फ बातचीत ही कर सकते हैं। तो वो ये कोशिश तो कर रहे हैं कि वो बात करें। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले फवाद चौधरी ने ये बयान दिया था कि फौज हमारे साथ है, और इमरान खान ने भी एक जलसे में कहा था कि फौज को हमारे साथ ही होना चाहिए। तो ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, अब जबरदस्ती ड्रैग करते हैं एक इदारे को अपने जलसों में, अपने बयानात के अंदर, अगर वो न्यूट्रल हैं या नहीं भी हैं, लेकिन अब तक उनके कंडक्ट से या उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे यही पता चलता है कि सियासतदान अपने फैसले खुद करें, एटलीस्ट अब तक, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि आप सियासतदान, हमारे यहाँ ये कल्चर रहा है कि कॉल्स का वेट किया जाता है। हमारे अपने सियासतदानों को भी अनफॉर्चुनेटली, यहाँ बहुत सारे लोगों को इस बात की आदत भी पड़ गई है कि जब तक आपको पता नहीं चले कहाँ से कि कौन इक़्तिदार में आने वाला है, तो उसके मुताबिक आप अपनी फैसले करें। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ इतना क्योटिक इसलिए भी है कि वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जब हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने उसमें ये सवाल उठाया था, एतजाज अहसन साहब से मैंने पूछा था कि एस्टेब्लिशमेंट का इन्वॉल्व होना या ना होना ज्यादा क्योटिक तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्योटिक नहीं है, बट व्हाट आई सी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल क्योटिक फॉर द टाइम बिंग जरूर है। क्योंकि वो कुछ सियासी लावारिस होते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो उंगली पकड़ के इधर उधर पार्टियां ज्वाइन करते हैं। लेकिन जो अगर कोई तगड़ी पार्टी है जिसकी ग्रास रूट है, जिसे पता है वो कैंपेनिंग करके वोट ले लेगी, जिसका एक मैनिफेस्टो है, उसको अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो वो प्रोड्यूस कर सकती है, वो अपना काम कर सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो कि इशारे का इंतजार करती हैं। तो अगर उनको इशारा नहीं मिलेगा तो उसी तरह इधर उधर मुलाकातें करेंगे, पैसों की भी बात करेंगे। पैसों के लेन देन से तो कोई इनकार ही नहीं है, ऐसा होता रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का आर्टिकल आया ही इस वजह से था, जो बेनजीर के खिलाफ हमने 1989 में देखा। इतने डिसअपॉइंटिंग तरीके से बेनजीर को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं जा सकी। लेकिन ये वाला जो मामला है, ये जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, इसका हम देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आए दिन के, हमने कल देखा कितने इस्तीफे आपको पूरा दिन नजर आए हैं। तो एक सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है। लेकिन होपफुली जब वोटिंग होगी और जो मंजरनामा नजर आ रहा है, गवर्नमेंट के पास बार्गेन करने के लिए क्या है, आपको जो खुद बता दूं, गवर्नमेंट के पास बार्गेन करने के लिए क्या है। देखिए, जब एक गवर्नमेंट इत्तेहादियों की बेस पे अक्सरियत हासिल करती है, तो वो सियासी और इंतजामी तौर पे कमजोर होती है। वो इसलिए कमजोर होती है क्योंकि वो अपने इनफरादी फैसले नहीं ले सकती। उसको जब जब कोई फैसला लेना है, उसे अपने इत्तेहादियों का इंटरेस्ट देखना है। क्योंकि वो ये जानती है कि ये जो वोट बैंक है, ये उसका डिवाइडेड है। उसको उस वोट बैंक का भी ख्याल रखना है जो किसी और की वजह से उसके वोट बैंक में शामिल हुआ है, सही। जिसकी वजह से दूसरी पार्टियों के सियासी मफादात को एड्रेस करना उतना ही इम्पोर्टेंट था पीटीआई के लिए, जितना वो अपने मफादात को इंटरेस्ट कर रहे थे। और आपको याद होगा कि जिस वक्त ये गवर्नमेंट में आए थे, तो इनके बारे में बहुत लिखा गया था कि इनको हमेशा से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये 8-10 वोटों की वजह से इनको सादा अक्सरियत हासिल है, और वो ये उन वोट को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और इसी प्रेशर में तो इन्होंने पीएमएलक्यू के लोगों के खिलाफ जो वोट, जो केसेस बने थे, उनको खत्म किया था। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो नहीं लगता कि इमरान खान नो कॉन्फिडेंस को सर्वाइव करेंगे। जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, और देखिए इस पूरे मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि सीक्रेट वोट नहीं है, सीक्रेट वोट नहीं है। असेंबली के अंदर भी एक दिन इन्होंने सामने आके खड़े होना था कि हम इमरान खान के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ वोट नहीं देंगे। और अगर वो टीवी पे आके भी बात कर रहे हैं या असेंबली में बात कर रहे हैं, तो बात एक ही है, क्योंकि इसमें सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, इसमें ओपन वोटिंग है। तो जिसने एक दफा कह दिया कि मैं अब नहीं जाऊंगा इमरान खान के साथ, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत कम चांसेस हैं जो सही बतूल, ठीक है, मैं आपका पॉइंट नोट कर चुकी हूँ। सही है। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूंगी कि एमक्यू में इस वक्त अगर बात करें तो विकेट के दोनों जानिब वो खेलती नजर आ रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो की जानिब से ये एक बात की गई है, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि एमक्यूएम का रात गई ऑपोजिशन से मुआहदा हुआ है, तफसीली मुआहदा हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो तहरीरी मुआहदा हुआ है उसको वो आज बताएंगे। तो ये किस जानिब इशारा है, आप क्या समझती हैं?
मानो मुझे लगता है कि अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एमक्यूएम के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल। एमक्यूएम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप रहा है 14-15 सालों से। पर्टिकुलरली आते थे, जाते थे, नाराज हो जाते थे, फिर रहमान मलिक साहब जाते थे, मना के ले आते थे, ऑपोजिशन में कभी रहना, कभी गवर्नमेंट में रहना, लेकिन सही। इनके जो मुतालबात थे वो हमेशा एक जैसे रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इनके लोकल बॉडीज का इशू हमेशा रहा था। तो आई होप कि अगर जो एग्रीमेंट तैयार किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, उसमें वो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस का जिक्र जरूर हो, जो कि वो कहते रहे हमेशा कि अगर वो ट्रांसपेरेंट हो, टाइम पे हो, और जिन हल्का बंदियों के वो दावा करते रहे कि अगर वो हल्का बंदियां भी अपडेट होती रहें तो वो उसमें एक महाजिर वोट बैंक बहुत ज्यादा है जो एमक्यूएम पाकिस्तान या प्रीवियस एमक्यूएम की फेवर में जाता है। तो ये एक नुक्ता है जो कि मुझे उम्मीद है कि इन्होंने उठाया होगा। ऑन दी अदर हैंड आपने देखा कि जब जो इनके लीडर को पिछले साबका लीडर को जब बैन किया गया तो 2016 में जो उनकी तकरीर थी, उसके बाद से फिर जब इनके मामला तय पाए पाकिस्तान के अंदर तो इनके मुतालबात बहुत पुराने थे कि हमारे कुछ लोग गिरफ्तार हैं, उनको निकाल दें, हमारे जो दफ्तर सील हैं उनको उनको आप खोल दें, कुछ सियासी सरगर्मियां रोकी जाती हैं, ये सब खत्म कर दें। और कुछ मुकदमात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ अनासर के ऊपर जो कि वो समझते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, तो वो खत्म कर दें। तो ये इनके बड़े पुराने मुतालबात रहे हैं और ये लोकल बॉडीज और हल्का बंदियां से रिलेटेड मामला थी। तो आई होप अगर इनको ऐसी यकीन दहानी करवाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जो पहले नहीं हो सका, क्योंकि उसके 2 हफ्ते पहले तक तो कोई चांसेस ही नहीं थे, इस बारे में ये कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा था कि एमक्यूएम के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो वो बार बार आवाज उठाते हैं ये कौन सुनेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इनके मसाइल हल करने होते, इनके पास भी सीटें हैं वहां पर, तो अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये करते। लेकिन इमरान बतूल, खान इसी पर एक और चीज जानना चाहूंगी वो आपसे बहुत कम वहां जाते रहे हैं इस जी। तो कि अगर एमक्यूएम के इन मुतालबात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यकीनी बनाया कि वो इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर एमक्यूएम कभी भी नहीं जाएगी पीटीआई के पास। अगर मुतालबात और आज ये जो पूरे लेट होते हैं और जो मुआहिदा बिलावल भुट्टो की जानिब से ये दावा किया गया है कि उनके साथ मुतालबात पूरे हो रहे हैं और अपोजिशन से मुआहिदा भी तफसील से हुआ है एमक्यूएम का, तो आपसे जानना चाहूंगी कि आज शाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है 4 बजे, तो उसमें हुकूमत या वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए बड़ा सरप्राइज है। जी जी बिल्कुल। और मुझे लगता है सरप्राइज तो लेट नाइट ही आ गया था। और कल खुर्शीद शाह ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग एक ड्राफ्ट पे काम कर रहे हैं और वो जो ड्राफ्ट है वो एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन जमातें उस पर साइन करेंगी और उसमें एमक्यूएम के खदशात को दूर किया जाएगा। ऑब्वियसली देखिए एडजस्टमेंट्स होती हैं या किसी को आप ये यकीन दहानी करवाते हैं कि अगले इलेक्शन में आपको सीट मिलेगी या हम आपको कोई बड़ी ऑफर करेंगे अगले इलेक्शंस में, या फिर किसी पार्टी के कुछ पुराने मसाइल होते हैं जिनको हल करने की कोशिश की जाती है। सही। तो एमक्यूएम के वही मसाइल हैं जिनके लिए वो बार बार आवाज उठा रही थी, तो होपफुली जो कि मेरा ख्याल है कि जरूर शामिल किए होंगे, इनमें से कुछ तो किए होंगे। तो इसीलिए उन्होंने लेट नाइट ये फैसला किया और इट वाज क्वाइट अंडरस्टूड कि ये फिर अब इसको अनाउंस करना ही बाकी है। बाकी जो उसको कंटेंट है और जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो वो लोग खुद भी बहुत शेयर कर चुके हैं। और इसमें मैं आपको एक और मिसाल ये भी दे दूं कि देखिए जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई थी तो उन्होंने कहा था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाए। सही। अब सूबा बनाने के लिए उन्होंने 3.5 इयर्स ले लिए उसका बिल बनाना और वो विद इन नो टाइम कर दिया जब उन्होंने करना। तो आपने तब क्यों नहीं किया जिस वक्त आपने वहां सेक्रेटरीट बनाया। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शाम को 4 बजे हुकूमत को जो है वो एक सरप्राइज देना है, क्योंकि उनके रात को 11 बजे मुतालबात जो हैं एमक्यूएम के वो उन्होंने पूरे किए हैं, उनके साथ तहरीरी और तफसीली मुआहिदा तय पाया है। इस पर हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थी बतूल राजपूत साहिबा, हमें अपने कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। महानूर मेराज को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।